नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और सबसे पहले बात करेंगे सीहोर की, क्योंकि सीहोर में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है। तो बात उन अस्पताल की भी करेंगे जिन्होंने दूसरी लहर के दौरान जनता को धोखा दिया है। और तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ के बारे में बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे कि ओमकारेश्वर मंदिर में कपाट खुलने की टाइमिंग क्या रहेगी, जब श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर पाएंगे। चलिए तो खबरों को विस्तार से देखते हैं। सीहोर के एक निजी होटल में आज शिवराज कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक हुई है, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की प्रगति, कोरोना के हालात, तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, राजस्व बढ़ाने और लोगों को रोजगार देने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। इन सभी विषयों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि सभी के सहयोग से कोरोना नियंत्रण में है और हमें संभावित तीसरी लहर को भी काबू में करना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार है, जिस पर काम करना है। सीएम शिवराज ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन जरूरी है, इसे जन अभियान बनाना है। बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 1 से 3 जुलाई पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। गरीब, किसान, माताएं, बहनें और बच्चे, उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई है। उन पर किसानों पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अनेकों चीजें हमने की है और क्या सोचा जा सकता है। वैक्सीनेशन सुरक्षा चक्र है, जीवन बचाने का अभियान है और इसलिए इसको कैसे बहुत ढंग से इसको हम कर पाए एक निश्चित समय सीमा में। नौजवान को रोजगार देने के लिए जो रोजगार समूह का गठन किया है, एक 100% टीकाकरण के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा अभियान चलाने के लिए पार्टी जा रही है। ये 1, 2, 3 जुलाई को ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। और सीहोर के एक निजी होटल में एक तरफ शिवराज कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक चल रही थी, तो दूसरी ओर होटल के बाहर आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में होटल के बाहर जमा हुई आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी और नियमितीकरण की मांग की। अपनी इसी मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक यानी 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाएगी, जिसके तहत हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता 11-11 वृक्ष लगाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत बीजेपी हर बूथ टीकाकरण युक्त अभियान चलाएगी, ताकि लोग टीका लगाने के लिए जागरूक हो जाएं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उनके जन्म दिवस के जो हमारा अभियान है, जो 23 जून से 6 जुलाई तक चलेगा, उसमें वृक्षारोपण का अभियान हमने व्यापक तौर पर लिया है। प्रत्येक बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। और मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद खरीफ की फसल की बोनी शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने माना है कि प्रदेश में मांग के मुताबिक डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र से लगातार बातचीत की जा रही है, केंद्र खाद भेज रहा है, हमारे पास मौजूद खाद को जिलों में भेजा जा रहा है, किसानों को लिमिट के अनुसार खाद मिलेगा। हमारे पास यूरिया पर्याप्त है, लेकिन डीएपी की कुछ कमी है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन, कोरोना संकट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव बढ़ने के कारण कंपनियों ने ऑर्डर नहीं दिए थे, महंगाई होने के कारण, और इसलिए माल बाहर से आ नहीं पाया, रॉ मटेरियल, इसलिए वो डीएपी पहुंचा नहीं पाए पूरे उसमें। लेकिन फिर भी चल रहा है। फिर भी हमारे पास कई मात्रा में है
खाद, वो हम जिले जिले में पहुंचा रहे हैं। बीज दे नहीं पा रहे हैं, खाद मिल नहीं रही है, खाद नहीं मिलेगी तो ये फसल कैसे होगी। 10,000 की सोयाबीन बोएगा आदमी तो क्या काटेगा और क्या होगा, और किसान फिर उसी तरफ जाएगा, आत्महत्या की तरफ, और ये सरकार गोली चलाएगी। ग्वालियर के सागर ताल में 33 केवी सब स्टेशन पहुंचे ऊर्जा मंत्री वहां रखी शराब की खाली बोतलें देखकर भड़क गए। उन्होंने तत्काल एई रजनीश कुमार को कॉल करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जब ऊर्जा मंत्री सब स्टेशन का जायजा ले रहे थे उसी दौरान उनके पैरों से खाली शराब की बोतल टकराई। इसके बाद उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो ट्रांसफार्मर के आगे पीछे करीब आधा दर्जन शराब की बोतलें मिली, जिसके बाद कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। निरीक्षण करने के दौरान मैंने जो पाया कि वहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं जो नहीं रहनी चाहिए। कैंपस सरकारी कैंपस है, उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और ऐसी घटनाएं कहीं दूसरी जगह न मिलें, यह भी सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों पर सियासत थमती नहीं दिख रही है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अप्रैल और मई में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौतों का दावा किया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायक और पार्टी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर कोरोना से हुई डेथ के आंकड़े जुटा रहे हैं। आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने तो आंकड़े जारी भी कर दिए, जिसके मुताबिक उनके क्षेत्र में 1346 मौतें हुई हैं, जबकि रिकॉर्ड 68 मौतों का है। पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की जान गई है। शमशान घाट और कब्रिस्तान के पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापित आंकड़े उसमें दिए थे। ये सरकार आंकड़े छिपा रही है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में क्राइम है। कांग्रेस की सोच लगातार झूठे आंकड़े परोसने की और उन आंकड़ों झूठे आंकड़ों के दम पर प्रदेश और देश को बदनाम करने की रही है। तथ्यों से परहेज करने वाले, सत्य से दूर केवल और केवल सरकार के विरोध में तमाम प्रकार के उपक्रम करने का काम कर रहे हैं। हमारा सरकारी सिस्टम कितना लचर है, इसकी बानगी एक बार फिर ग्वालियर में देखने को मिली है। जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय से कई अस्पताल सिर्फ कागजों में चल रहे थे, मगर किसी को भी भनक नहीं लगी। खुलासा तब हुआ जब कोरोना काल में अस्पताल खोजे जाने लगे तो पता चला कि कागजों में ये अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं था। ग्वालियर चंबल में 123 नर्सिंग कॉलेजों ने अपने अस्पतालों में 12,300 बिस्तर बताए थे, लेकिन कोरोना त्रासदी के कारण अधिकतर धोखा दे गए। अब खुद कलेक्टर ने ऐसे नर्सिंग कॉलेजों की लिस्ट बनाकर मान्यता रद्द करवाने का प्रस्ताव तैयार किया है। ऐसे नर्सिंग कॉलेज पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी कुछ नर्सिंग कॉलेज पे कार्रवाई हुई है, अभी FIR भी 1 आध दिन में हो जाएगी और जो नहीं मानेगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज जितना बेड की कैपेसिटी उन्होंने सैंक्शन लिया गवर्नमेंट से, उतने का हॉस्पिटल रेडी करेंगे। नर्सिंग कॉलेज को लेकर मैंने यह याचिका ये लगाई है कि मध्य प्रदेश में विशेष ग्वालियर चंबल संभाग में सैकड़ों कॉलेज हैं। किसी भी कॉलेज में ना तो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना वहाँ पे कोई उनका प्रॉपर पढ़ाने की व्यवस्था, केवल कमरों में चल रहे हैं, रूमों में। इनकी जांच की जाए, अगर नियमों के अनुसार संचालित नहीं पाए जाते तो इनका जो अनुदान इनको दिया गया वो जब्त किया जाए। किसी भी नर्सिंग कॉलेज के पास नॉन अटेंडिंग बच्चों को भर्ती करके मरीजों की जान से खिलवाड़ की जा रही है। ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को हमारा शासन और IMC परमिशन क्यों देता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोरोना वायरस में अब तक कई बदलाव हो चुके हैं, जिसके कारण इसके लक्षणों में भी बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। वायरस में म्यूटेशन के कारण अब तक कई बार इलाज की तकनीकों और गाइडलाइन को भी बदलना पड़ा है। आने वाले दिनों में वायरस में संभावित बदलाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में OPD और वार्ड में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर, CMHO और अधिकारियों को रिफ्रेश ट्रेनिंग देगा। इसके कारण कोरोना के लक्षण पर अब तक की रिसर्च की जानकारी साझा की जाएगी। दवाओं, स्टेरॉइड, ऑक्सीजन मैनेजमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर्स का टेस्ट भी लिया जाएगा। गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की है, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया और उस ट्रेनिंग मॉड्यूल के आधार पर पूरे ही प्रदेश के लोगों को अलग अलग समय पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसा आपको मालूम है, ये ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है। आज 3 से 5 के बीच में जितने भी हमारे शासकीय चिकित्सक जो कोविड मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, उन सबको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी।
नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की गोरख धंधे की तह तक जाने के लिए जबलपुर की एसआईटी गुजरात पहुंच गई। दरअसल इस मामले में सपन जैन, सुनील मिश्रा और कौशल वोरा पहले से जेल में बंद हैं, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट पर जबलपुर लाने के लिए एसआईटी की टीम गुजरात गई थी। एसआईटी की कोशिश है कि आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर उन्हें रिमांड पर लिया जाए ताकि कई अहम राज उनसे उगलवाए जा सके। पुनीत शाह, सपन जैन और कौशल वोरा वो आरोपी हैं जिन्होंने नकली इंजेक्शन का पूरा नेटवर्क खड़ा किया और देश भर में सप्लाई की। जबलपुर के सिटी अस्पताल की डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा ने भी इन्हीं से नकली इंजेक्शन मंगवाए थे। 2 आरोपी अभी गुजरात में थे, उनके अलावा 2 अन्य आरोपी वो भी हैं जो भी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाते थे। तो इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट पे लाने के लिए एसआईटी की टीम एक गुजरात भेजी गई है, तो उनको हम प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएंगे। मुरैना में रविवार रात को अवैध रेत को लेकर उसके खनन पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम को लोगों ने घेर लिया। अंबा रंजन की शिकायत पर पुलिस ने 100 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल रविवार को वन विभाग की टीम मुरैना के अमोलपुरा गांव में अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने गई थी। इसी दौरान फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत भी हो गई थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ ने वन विभाग की टीम को घेर लिया। आक्रोशित भीड़ ने वन विभाग की टीम उनकी गाड़ी वहां थी उसमें तोड़फोड़ की, उन्हें छोड़कर भागना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक महावीर सिंह तोमर शौच के लिए गया था, मगर वन विभाग का कहना है कि मृतक महावीर ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए आया था। अमोलपुरा गांव के 100 से अधिक लोगों ने, उनकी कोई गश्ती टीम थी, उसको रोक के उसके ट्रैक्टर ट्रॉली जो उन्होंने पकड़ लिया तो छुड़ा लिया है और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है, जान से मारने की धमकी दी है। उसमें एक आपराधिक प्रकरण तकरीबन 100 लोगों के खिलाफ हमने 0 का प्रकरण पंजीबद्ध कर नगरा भेज दिया है। अब गिरफ्तारी के लिए नगरा थाना प्रभारी और वहाँ की जो पुलिस टीम है वो उसमें गिरफ्तारी के प्रयास करेगी। जबलपुर में सरकारी छुट्टी के दिन अधिकारियों के फर्जी सील साइन लगाकर करोड़ों की जमीन के फर्जी दस्तावेज बना दिए गए। मामला सामने आने के बाद पटवारियों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन से शिकायत की है, जिस पर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। पटवारी संघ का आरोप है कि जबलपुर में फर्जी राजस्व दस्तावेज बनाने वाला गिरोह सक्रिय है। इसकी जांच कराई जाए तो करोड़ों का राजस्व घोटाला सामने आ सकता है। वो कलेक्टेड के से सर्टिफाइड हो नकल, यहाँ से सर्टिफाइड 9 तारीख को यहाँ पे बंद था पूरा कलेक्टेड, सारा जिला बंद था। इसी चीज़ की हम लोग जांच कराना चाह रहे हैं कि ये कौन सा गिरोह है जो हम लोगों के नाम पद का दुरुपयोग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोगों की जमीन उल्टी सीधी बेच रहा है। इसकी विधिवत जांच की जाएगी तो जबलपुर में राजस्व विभाग के नाम से बहुत बड़ा घोटाला एक सामने आएगा। तो हमारा वरिष्ठ अधिकारियों से हमने निवेदन किया है कि इसकी जाँच की जाए। इसके विरुद्ध में एक ज्ञापन सौंपा गया है पटवारी संघ और राजस्व निरीक्षक संघ द्वारा। इसके विषय में एसएलआर को बता दिया गया है, जांच हम लोग करेंगे इसकी। यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कोरोना महामारी के बीच एक तरफ जेल प्रशासन कैदियों को संक्रमण से बचने को लेकर चिंतित है, तो वहीं नए कैदियों की संख्या से चिंता में है। 1 मई से 9 जून तक यानी कि महज 38 दिनों में 7,945 नए कैदी जेलों में आए हैं। दरअसल प्रदेश भर में जेलों में 28,675 कैदियों के रखने की व्यवस्था है, क्षमता है, जबकि 7 मई 2021 तक देश भर की जेलों में 45,582 कैदी बंदी थे। ऐसे में संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर हाई पावर कमेटी का गठन हुआ और कैदियों को महामारी पैरोल पर छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। मगर एक बार फिर बढ़ते अपराध के ग्राफ ने चिंता बढ़ा दी है। 8,000 लोग पिछले 38 दिन में फिर जेल गए। ये एक बहुत अलार्मिंग नंबर है कि कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे हम क्राइम को रोक सकते हैं, कैसे पुलिस को सेंसिटाइज किया जा सकता है कि छोटे ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट ना करके इनको 41A का नोटिस और वो दे करके करें। ये सारी चीज़ों पे आगे चर्चा होना भी बाकी। भोपाल में 3 सिपाहियों ने मिलकर एएसपी के साथ जमकर मारपीट की। एएसपी डायल 100 मुख्यालय के वर्कशॉप शाखा में पदस्थ हैं। एडिशनल एसपी अपनी पत्नी के साथ देर रात कहीं से लौट रहे थे। डिपो चौराहे पर बैरिकेड्स हटाने को लेकर एएसपी बीएम शाकी की गाड़ी सिपाहियों की गाड़ी से टकरा गई। सिपाही और एएसपी सिविल ड्रेस में थे। सिपाहियों ने एएसपी को उसका जमकर पीटा। जब सिपाहियों को पता चला कि शाक्य एएसपी है
तो तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। तीनों आरक्षकों में 2 जिला पुलिस बल की सिपाही है, जबकि एक 25वीं बटालियन में एसएफ का सिपाही है। टीटी नगर थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बैरिकेड से निकलने के विषय पर इन पे आपस में लड़ाई हुई थी। दोनों ही लोग सिविल में थे और दोनों को ही नहीं पता था कि पुलिस विभाग से हैं। ये आपस में साधारण मारपीट का मामला है, जिसमें थाना टीटी नगर में कायमी हो रही है। थाने के आरक्षक नहीं है इसमें, ये 3 जो आरक्षक हैं, एक यातायात का है और एक इसमें जिला बल का है और एक एसएफ का है। इंदौर में अनलॉक के बाद अपराधों का ग्राफ नहीं थम रहा है। शहर में फिर 24 घंटे में दूसरी हत्या हुई है। बेटे ने अपने ही पिता की बेरे में से डंडे से पीट कर हत्या कर दी, फिर अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर ली थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं हत्या का प्रकरण दर्ज करके आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यूं तो फलों के राजा आम का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आम की कुछ किस्म ऐसी भी है जिनके दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जबलपुर में आम की ऐसी ही किस्म उगाई जा रही है जिसके एक नग के दाम, यानी कि सिर्फ एक आम के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 से 3 लाख रुपए तक है। आम की इस खास किस्म को उसकी अनोखी रेडनेस के कारण एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। ये है दुनिया का सबसे महंगा आम, ताइयो नो तामागो। इसे टोरेंगो दी टोमेगो भी कहा जाता है। जबलपुर की चरगवा रोड पर एक किसान ने अपने 12 एकड़ के बगीचे में जापान में मिलने वाले इस महंगे आम की 14 अलग अलग किस्में लगाई है, जिसमें तमागो आम की 54 पेड़ है। एक तमागो आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए है। जापान में इस आम को पॉली हाउस के अंदर सुरक्षित वातावरण में उगाया जाता है, लेकिन अब इसे जबलपुर की आबो हवा भी भा गई है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे फलों का राजा आम ना पसंद हो, और आम अगर उम्दा किस्म का है तो उसके दाम कितने भी देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। और यकीन मानिए कि जबलपुर में ऐसा आम भी उगाया जा रहा है जिसका दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 से 3 लाख रुपए प्रति नग तक है। टोरेंगो दी टोमेगो नाम की इस वैरायटी, जो कि जैपनीज़ वैरायटी है आम की, वो जबलपुर में उगाई जा रही है। जहाँ तक टोरेंगो दी टोमेगो की बात है, क्या खासियत है साहब इसकी कि दाम इसका सुना कि पिछले साल तो 2 लाख रुपए 2,70,000 प्रति नग तक बिका। सर एक्चुअली ये जैपनीज़ मैंगो है और जापान में इसको पॉली हाउस में सुरक्षित वातावरण में उगाया जाता है। और इसका सबसे जो प्लस पॉइंट कहा जाएगा इसकी अथाह खूबसूरती ना सिर्फ ऊपरी शैल की बल्कि अंदर के इसकी जली जैसे पल्प की भी है। फ्रेगरेंस अथाह है, खूबसूरती बेपनाह है और उसका जो जेल है, जली जैसा पल्प है, वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट पल्प है। लगभग 6 वैरायटीज़ ऑफ जैपनीज़ मैंगो यहाँ पर रोपित किए गए थे 3 वर्ष पूर्व। आने वाले भविष्य में हमारे जबलपुर शहर का नाम मैंगो के रूप में बहुत अच्छे से पहचाना जाएगा। यहाँ पर एक उपलब्धि और जुड़ेगी कि जो वर्ल्ड क्लास का मैंगो हमारे जबलपुर शहर में पैदा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। संकल्प सिंह परिहार से हमने बात की। एक तरह से मैंगो मैन कह सकते हैं, क्योंकि जबलपुर को मैंगो सिटी बनाने की दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। टोरेंगो दी टोमेगो को यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और 21,000 रुपये प्रति नग तक की बोली जो है लग चुकी है। लेकिन वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कहीं ऊंचे दाम पर ये मैंगो भी बिकेंगे और उनसे प्रोत्साहित होकर जबलपुर में बड़ी संख्या में लोग इस तरह से आम के बागीचे लगा रहे हैं। देखना लाजमी होगा कि जबलपुर को उसका ये तमगा है कब तक मिलता है। लेकिन फ़िलहाल तो टोरेंगो दी टोमेगो के नाम से और इस फल की वैरायटी के नाम से संकल्प सिंह परिहार और जबलपुर को पहचाना जा रहा है। फिलहाल जबलपुर के अलावा भारत में इस आम की खेती और कहीं नहीं हो रही है। आपको बता दें कि तमागो या टोरेंगो दी टोमेगो लाल रंग का होता है, इस वजह से इसे एग ऑफ सन भी कहा जाता है। यह आम मूलतः जापान के मियाजारी प्रांत में पैदा होता है। पकने के बाद फल जाली में ही गिरकर लटकते हैं। यह आम मार्केट में फलों की दुकानों पर नहीं मिलता, बल्कि इसकी बोली लगती है। नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत देने वाले के हाथ ये फल लगता है। फिलहाल इन आमों की बोली 21,000 रुपए प्रति नग लगाई गई है, जो आगे बढ़कर लाखों में हो सकती है।
जबलपुर को मैंगो सिटी का दर्जा दिलवाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे संकल्प सिंह परिहार के फार्म में यूँ तो दर्जनों किस्म के लाजवाब मैंगो हैं, लेकिन टोरेंगो दी टोमेगो की बात ही निराली है, क्योंकि इसके एक आम की कीमत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 से 3 लाख रुपयों की बताई जाती है। हालांकि इस खेती के पीछे अथक परिश्रम छुपा हुआ है, लेकिन ये जो मुकाम आज संकल्प सिंह परिहार ने पाया है, यही वजह है कि वो आज सैकड़ों प्रयोगवादी किसानों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।